हाँ, अरे और कितना वक्त लगा रही हो? जल्दी जल्दी चलो, समय निकलता जा रहा है। अगर हम वक्त पर पहुंचे तो सब बर्बाद हो जाएगा। जल्दी करो, जल्दी चलो। हाँ, हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चिंता मत करिए, मैंने सब कुछ सोच रखा है। चलिए जल्दी चलते हैं। इतना कहकर दोनों जल्दी जल्दी जंगलों को पार करते हैं और एक विशाल काले दरवाजे के सामने पहुंचते हैं। हाँ, अरे निर्मला, अब हमें ना चाहते हुए भी इसके अंदर जाना ही होगा। पता नहीं हमारी बेटी हमारे बिना कैसे रह पाएगी। हाँ, देखो अब उसके भाग्य में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। चलो, हमें चलना ही होगा। हाँ, चलो। इतना कहकर दोनों उस काले दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और अचानक वो दरवाजा वहाँ से गायब हो जाता है। कुछ समय पहले माधवपुर नामक गांव में उमेश अपनी पत्नी निर्मला और अपनी बेटी राधा के साथ रहता था। उमेश पेशे से एक किसान था और मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन वो रोज की तरह घर से निकलने की तैयारी करता है। ये क्या जी, आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम्हें तो पता है निर्मला, मेरे दोस्त ने मुझे पड़ोसी राज्य में बुलाया है, मुझे वहीं जाना पड़ेगा। सुनो, तुम अपना और हमारी बेटी राधा का ध्यान रखना। ठीक है जी, पर आप जल्दी वापस आ जाइएगा। उमेश वहाँ से निकल पड़ता है और घने जंगलों के रास्ते से गुजरने लगता है। तभी अचानक एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत उसके सामने आ जाती है। ना 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 ना। ठहर जाओ, तुम इधर कहाँ जा रहे हो? लौट जाओ, वरना सर्वनाश हो जाएगा। कौन हो तुम और मुझे इस तरह से क्यों 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 डरा रही हो? देखो, मुझे आगे जाना है और मैंने ठान लिया है कि मैं आगे जाके रहूंगा। जो मैं ठानता हूँ वो मैं करके ही रहूंगा। हटो मेरे रास्ते से। उमेश उस बूढ़ी औरत को रास्ते से हटाकर आगे बढ़ जाता है। तभी उसे वही विशाल काला दरवाजा दिखाई पड़ता है। हाँ, चलो, अच्छा हुआ कि मैंने निर्मला को सच नहीं बताया। अगर उसे पता चलता कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, हे भगवान, तब तो मुझे कभी आने ही नहीं देती। उमेश उस काले दरवाजे के अंदर कदम रखता है जहाँ सोने चांदी और धन दौलत का अंबार लगा था। उसने जो कहा था बिल्कुल सच निकला। अब मुझे ये सारा धन लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद मैं पूरी जिंदगी आराम से बिता सकता हूँ। उमेश जैसे ही उस धन को छूता है, अचानक उसके हाथ बर्फ की तरह जमने लगते हैं। अरे ये क्या? मेरा हाथ, मेरे हाथ को क्या हो रहा है? ये कैसी मायावी शक्ति है जो मेरे हाथ के साथ ऐसा कर रही है? अरे अरे मेरा हाथ! क्योंकि तुमने इस दुनिया के नियम को तोड़ा है। तुमने लालच में आकर इस जादुई धन को छुआ है। अब इसके प्रायश्चित के लिए तुम्हें खुद को त्यागना होगा और साथ में अपने परिवार को भी, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा परिवार हमेशा के लिए अदृश्य हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो। मेरी इकलौती मासूम बेटी है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। अगर सजा देनी है तो मुझे दो, पर मेरी पत्नी और मेरी बेटी को छोड़ दो। उसे छोड़ दो। उन्होंने क्या किया, उन्हें छोड़ दो। नहीं, अब तुम्हें अपनी पत्नी के साथ यहाँ आना होगा और हमेशा के लिए इस लोक की सेवा करनी होगी। ठीक है, ठीक है। अगर यही रास्ता है तो मैं अपनी पत्नी को लाने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी बेटी राधा को कुछ मत करना। वो मासूम मेरी बिटिया। जाओ, तुम्हारे पास आज आधी रात तक का वक्त है। तुम्हें यहाँ लौटकर आना होगा और इस लोक की सेवा में अपना जीवन बिताना होगा। जाओ। उमेश बदहवास हालत में अपने घर पहुंचता है। उसे देखकर निर्मला चौंक जाती है। ये क्या जी, आप तो पड़ोसी राज्य गई थी और इतनी जल्दी वापस आ गए। सब ठीक तो है ना?
मुझे माफ कर दो निर्मला। मैं किसी काम से नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति को पाने गया था जिससे हमारी गरीबी दूर हो सके, लेकिन वहाँ एक मायावी शक्ति जाग गई निर्मला। उसने कहा कि हमें उस दुनिया की सेवा करनी होगी, वरना वो हमारी बेटी राधा का बुरा हाल कर देगा, बहुत बुरा हाल। मैं अपनी बेटी को मुसीबत में नहीं देख सकती, परंतु जाना तो होगा ही। पर हम उसे यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? उसकी एक अच्छी सहेली है मधु। चलिए हम मधु से कह देते हैं कि कुछ दिनों के लिए वह हमारी बेटी का ध्यान रख ले, फिर हम कोई ना कोई इंतजाम करके वापस आ जाएंगे। आपको उस लालच में नहीं पड़ना चाहिए था, पर अब जो हो गया सो हो गया। चलिए अब हमें निकलना ही होगा। फिर दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं और मधु के घर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी मधु अपने घर से बाहर निकलती है। उमेश और निर्मला को सामने देखकर चौंक जाती है। ये क्या काकी काका, आप दोनों यहाँ इस वक्त? क्या बात है? मधु, राधा अभी अपनी नानी के पास गई है और वह आती ही होगी। हम दोनों किसी जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। क्या तुम तब तक हमारी बेटी के साथ हमारे घर रह सकती हो? हाँ काकी, क्यों नहीं। राधा मेरी बहुत अच्छी सहेली है, मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। वैसे आप लोग इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? चिंता ना करो मधु, हम बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे, है ना? चलो निर्मला, चलो, देर हो रही है, चलो। इतना कहकर उमेश और निर्मला वहाँ से निकल पड़ते हैं। वो घने जंगलों को पार कर उसी रहस्यमयी काले दरवाजे के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही है। पर अब हम क्या कर सकते हैं निर्मला, हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा। चलो आ जाओ। इतना कहकर दोनों जैसे ही उस काले दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं, वो अचानक गायब हो जाता है। अगली सुबह राधा अपनी नानी के घर से वापस आती है और माता पिता को ना पाकर घर के बाहर परेशान होकर बैठ जाती है। ये क्या, माँ और पिताजी पता नहीं कहाँ चले गए। मैं कब से यहाँ बैठी हूँ, पर दोनों में से कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? मैंने तो उनसे कहा था कि मैं आज आ जाऊंगी, फिर वे दोनों कहाँ गए? राधा परेशान होकर बैठी ही थी कि तभी वहाँ मधु आ गई। क्या हो गया राधा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? सब ठीक तो है ना? पता नहीं मधु, मेरे माता पिता कहाँ चले गए। मैं कब से उनका इंतजार कर रही हूँ, पर उनका कुछ अता पता ही नहीं है। देखो घबराओ मत राधा, वे दोनों किसी काम से दूसरे गांव गए हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तक वे वापस नहीं आ जाते तब तक मुझे तुम्हारे साथ रहना है। हम दोनों इसी घर में साथ रहेंगे। चलो फिर ठीक है, वैसे भी हम दोनों को साथ वक्त बिताए बहुत दिन हो गए हैं। दोनों बैठकर बातें करने लगती हैं और दिन बीत जाता है। अगली सुबह राधा फिर से बेचैन हो जाती है। मधु, मुझे कुछ घबराहट सी हो रही है, कहीं माता पिता किसी मुसीबत में तो नहीं? अरे नहीं नहीं, वह भला क्या मुसीबत में होंगे? तो वो तो बहुत हिम्मत वाले हैं, तुम खामखा ही परेशान हो रही हो। अच्छा सुनो, मुझे थोड़ा काम है, तुम यही रहना, मैं अभी आती हूँ। मधु के जाते ही राधा मन ही मन कुछ सोचने लगती है। चलो अच्छा हुआ कि मधु चली गई, अब मुझे उसके पास जाना ही होगा, फिर मेरा इंतजार कर रहा होगा। राधा चुपके से घर से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जब मधु वापस आती है तो राधा को गायब देख परेशान हो जाती है। तभी राधा वापस आती हुई दिखती है और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। मुझे राधा पर नजर रखनी होगी। काका काकी ने उससे मेरे भरोसे छोड़ा है और राधा जरूर कुछ छुपा रही है। घर से निकलती है तो मुझसे ही मिलने जाती है, जब मैं यहाँ हूँ तो फिर वो कहाँ गई है? कुछ सही नहीं लग रहा। रात होते ही राधा फिर से चोरी छुपे घर से निकलने लगती है। मधु भी दबे पांव उसका पीछा करती है। राधा घने जंगल में एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है, जहां अंधेरे में एक युवक पहले से खड़ा था। देखो, अब हम ज्यादा नहीं मिल सकते, सबको हमारे ऊपर शक हो रहा है। ईशान अंधेरे में खड़ा था। उसने जैसे ही मधु को देखा वो भाग गया। ईशान के भागते ही मधु अचानक राधा के सामने आ खड़ी होती है। राधा, वह युवक कौन था जो उन झाड़ियों में गायब हो गया? तुम आखिर इतनी रात को उससे क्यों मिल रही हो और मुझे देख के ऐसे वो भाग क्यों गया?
मधु, तुम अभी घर चलो, हम बाकी बातें घर पर करेंगे। घर पहुंचते ही मधु राधा से सच उगलवाने की कोशिश करती है। अब सच सच बताओ, आखिर वह लड़का कौन था? देखो मधु, मेरी शादी तय हो गई है और अगले महीने हमारी शादी होने वाली है। मैं बस उसी से छुप छुप कर मिलती हूँ ताकि किसी को पता ना चले, वरना गांव समाज में कितनी बदनामी होती है, तुम तो जानती ही हो। क्या तुम्हारी शादी होने वाली है और मुझे पता भी नहीं? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक बार मुझे उससे मिलना है। ठीक है मधु, अगर तुम मिलना ही चाहती हो तो कल मेरे साथ चलना। कल वह फिर मुझसे मिलने तालाब के पास आ रहा है, तब मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। ठीक है राधा, फिर तो मैं कल का बहुत बेसब्री से इंतजार करूंगी। अगली सुबह राधा और मधु घर से निकल पड़ती हैं और तालाब के पास पहुंचती हैं। वहां ईशान पहले से ही बैठा था। जैसे ही मधु की नजर ईशान पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। देखो मधु, यही ईशान है जिससे मेरा विवाह होने वाला है। अब तो तुमने इसे देख लिया ना, बताओ कैसा लगा मेरा होने वाला पति? ये क्या हो रहा है ईशान? तुम? मधु, तुम यहाँ? अच्छा राधा, मुझे अब चलना चाहिए। मैं तुमसे फिर कभी बाद में मिलूंगा, है ना? ठीक। क्या हो गया ईशान? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? अब मैं बाद में बात करूंगा ना राधा, अभी मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे जाना होगा। चलो मैं जाता हूँ। इतना कहकर ईशान वहाँ से भागते हुए चला जाता है। राधा को कुछ समझ नहीं आता। मधु, तुम इतनी घबराई हुई क्यों दिख रही हो? और तुम ईशान को क्या पहले से जानती हो? ये तुम कैसी बातें कर रही हो राधा? ये ईशान कोई और नहीं बल्कि मेरा प्रेमी है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने मुझे धोखा दिया है। अगर वह तुम्हारा प्रेमी था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे तुमने कभी मुझे बताने का मौका ही कहाँ दिया? और ये मुझे धोखा कैसे दे सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं है मधु। आज के बाद मुझसे फिर कभी बात मत करना और ना ही मुझसे मिलना। मुझे तुमसे अब कोई वास्ता नहीं रखना। इतना कहकर राधा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। मधु वहीं अकेली खड़ी रह जाती है। इस ईशान ने मुझसे मेरी सबसे अच्छी सहेली छीन ली। मैं इससे तो पूछ कर रहूंगी कि आखिर इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं जानती हूँ कि ये वहाँ से भागकर कहाँ गया होगा। मधु वहाँ से ईशान को ढूंढते हुए जंगल की तरफ निकल पड़ती है। वो देखती है कि ईशान उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठा था। ईशान, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मेरी सहेली के साथ प्रेम का नाटक क्यों कर रहे थे, जबकि तुम जानती हो कि हम दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं? ईशान की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो अपना सिर झुका लेता है। मुझे माफ कर दो मधु, मुझे माफ कर दो। रो क्यों रहे हो और माफी किस बात की मांग रहे हो, जबकि गलती तुमने की है? मधु, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अपने माता पिता के कहने पर मेरा रिश्ता राधा से तय हुआ था। मैं तो बस उनकी बात रखने के लिए राधा से 1-2 बार मिल लिया था मैंने। बाकी मैं उससे प्रेम नहीं करता मधु, मैं उससे प्रेम नहीं करता। मैं तो सिर्फ तुमसे प्रेम करता हूँ। तुम तो जानती हो ना कि हम पिछले 2 महीने से एक दूसरे के साथ हैं। तो क्या मैं तुम्हारी माँ को पसंद नहीं? मुझ में ऐसी क्या कमी है जो वह मुझे स्वीकार नहीं कर रही? यही तो मैं माँ को समझा रहा था, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं थी। आज भी राधा से इसीलिए मिलने आया था ताकि उसे अपने और तुम्हारे रिश्ते का सच बता सकूं और ये रिश्ता खत्म कर सकूं, लेकिन वहाँ भी बात बिगड़ गई। तो चलो, आज मैं खुद तुम्हारी माँ से बात करूंगी और हमारे रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊंगी। ठीक है, चलो। मेरी माँ भी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। आज मैं उन्हें सारा सच बता दूंगा, फिर उन्हें हमारे रिश्ते को अपनाना ही पड़ेगा। चलो। दोनों वहाँ से निकलकर ईशान के घर पहुँचते हैं, जहाँ उसकी माँ सुमति बैठी हुई थी। उन्हें देखते ही सुमति रहस्यमय तरीके से मुस्कुराने लगती है। माँ, ये मधु है जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ और आज मैं इसी से विवाह करना चाहता हूँ। मैं राधा को कभी अपनी पत्नी के रूप में अपना ही नहीं सकता। नहीं चाहिए मुझे राधा। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें यही पसंद है तो मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। तू मेरा इकलौता बेटा है, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। क्या सच में माँ जी? हाँ बेटी, मुझे तुम पसंद हो, लेकिन विवाह से पहले
तुम्हें मेरे साथ हमारे कुल देवता के मंदिर चलना होगा। होने वाली बहू को हमारे साथ देवता का आशीर्वाद दिलाना होता है। अब तुम मेरे बेटे की पसंद हो तो मेरे घर की बहू भी तुम ही बनोगी। चलो अंदर चलते हैं। सच में माँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगा था कि आप हमारे रिश्ते को कभी नहीं अपनाएंगी, लेकिन आपने तो एक ही बार में हाँ कर दी। ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो चलो। सुमति मधु को लेकर घर के अंदर चली जाती है। ईशान भी उनके पीछे पीछे चलने लगता है। रुको माँ, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, रुको। सुमति उन दोनों को घर के एक अंधेरे कोने में ले जाती है, जहाँ जमीन के अंदर एक गुप्त तहखाने का दरवाजा था। वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। ये क्या माँ जी, आप मुझे इस तहखाने की तरफ क्यों ले जा रही हैं? डरो मत बेटी, हमारे कुल देवता इसी के अंदर विराजते हैं। और देखो, ईशान भी तो तुम्हारे साथ है, फिर घबराहट कैसी। चलो। सुमति ईशान और मधु को लेकर तहखाने के सबसे आखिरी हिस्से में पहुंचती है, जहां वही विशाल काला दरवाजा खड़ा था। इसी के अंदर हमारे कुल देवता रहते हैं। तुम्हें इसके अंदर जाकर दर्शन करने होंगे। ईशान बेटा, देख क्या रहा है? मधु का हाथ पकड़ और इसे अंदर ले जाकर दर्शन करवाला। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मधु, हम चलते हैं। ईशान मधु का हाथ पकड़कर उसे उस दरवाजे के अंदर ले जाता है। अंदर कदम रखते ही मधु की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ चारों तरफ सोने चांदी और हीरे जवाहरात के ढेर लगे थे। ये क्या, ये कौन सी दुनिया है? इतना सारा खजाना तो मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। हाँ, बस तुम थोड़ा और आगे चलो, ये सारा खजाना और ये पूरी दुनिया तुम्हारी ही है। चलो आओ। ईशान मधु को खींचते हुए एक बहुत बड़े मायावी महल के अंदर ले जाता है। वहाँ ऊंचे सिंहासन पर एक स्त्री बैठी थी, जिसका नाम माया था। ईशान मधु को माया के चरणों में बिठा देता है। ये देखो माया, तुमने क्या कहा था कि मैं किसी को अपने प्रेम जाल में नहीं फंसा सकता। देखो, मैंने ये चौथी लड़की तुम्हारे कदमों में डाल दी है लाकर। अब तुम इसे अपनी सेविका बना लो। तुम मेरी प्रेमिका हो, तुम्हें मुझे अपनाना ही होगा। ईशान, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम ये सेविकाएं कहाँ से लाते हो। अब मैं इतनी शक्तिशाली हो गई हूँ कि मुझे तुम्हारी दुनिया में वापस नहीं जाना। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहती। हाँ, ऐसा मत कहो माया, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। अरे तुम्हारे लिए ही तो मैं इन खूबसूरत लड़कियों को फंसाकर इस मायावी दुनिया में भेजता हूँ, ताकि तुम खुश रहो और मेरे पास लौट आओ। नहीं, मैं तुम जैसे इंसान के साथ अब अपना जीवन नहीं जी सकती। मैं इस मायावी दुनिया की मल्लिका बन गई हूँ। मेरे पास ये महल, धन दौलत और सेविकाओं की कोई कमी नहीं है। फिर मैं भला तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी सेवा क्यों करूं? मुझे तुम्हें अपना प्रेमी बनाना ही नहीं है। ठीक है, जब तक तुम नहीं मानोगी, मैं इसी तरह लड़कियां लाकर तुम्हारे कदमों में देता रहूंगा। ठीक है। मधु ये सब सुनकर सन्न पड़ गई थी। उसके होश उड़ चुके थे। ये क्या ईशान, ये तुम्हारी प्रेमिका है? यानी तुमने मुझे धोखा दिया? अरे चुप हो जाओ, मैं तुमसे कोई प्रेम नहीं करता। मैं तो बस माया को इस दुनिया से ले जाना चाहता हूँ, पर यह है कि मानती नहीं है। और जब तक ये नहीं मानेगी, मैं तुम जैसी लड़कियों को यहाँ लाकर माया को देता रहूंगा। इतना कहकर ईशान परेशान होकर उस मायावी दुनिया से बाहर निकल गया। मधु को देखकर भी माया का मन नहीं पिघला। शायद मुझे इससे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की लानी होगी, तभी वो मुझे फिर से अपनाएगी। ईशान फिर से किसी नई लड़की की तलाश में घर से निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ राधा घर में अकेली बैठी बहुत परेशान थी। मधु कहाँ चली गई? वे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? वे इस तरह बिना बताए तो कहीं नहीं जाती थी।
राधा घर के बाहर बेचैनी से टहल रही थी। तभी गांव का एक व्यक्ति हरी भागते हुए वहां आता है। राधा, 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 तुम यहाँ बैठी हो? अरे तुम्हारी सहेली मधु कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। उसकी माँ पूरे गांव में ढूंढ रही है उसे। अगर वो तुम्हें कहीं मिले तो उसे घर भेज देना। हरी इतना कहकर वहां से चला जाता है। राधा की चिंता और बढ़ जाती है। ये क्या? मधु तो ईशान से बात करने गई थी, फिर वह अब तक घर क्यों नहीं पहुंची? कहीं उस ईशान ने मधु के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया? भले ही मधु ने मुझे सच नहीं बताया, पर वह मेरी सबसे अच्छी सहेली है। मुझे उसका पता लगाना ही होगा। राधा अभी सोच ही रही थी कि तभी ईशान वहां आ जाता है। उसे देखकर राधा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। राधा, राधा, तुम ठीक तो हो ना? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? मुझे तुम्हारा सच पता चल गया ईशान। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम मेरी सहेली से प्रेम करती थी और मुझसे भी प्रेम करने का नाटक किया। तुम एक धोखेबाज इंसान हो। अरे राधा, तुम मेरी बात तो सुनो। देखो, तुम जानती हो ना मधु किस तरह की लड़की है। अब देखो, वो मुझसे प्रेम करती थी, मैं उससे नहीं करता था। ना 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 ना, देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है राधा। तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा। इससे पहले कि मधु फिर से हमारे रिश्ते को तोड़े, तुम मेरे साथ चलो राधा। मैं तुम्हें ही अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ, तुमसे ही विवाह करना चाहता हूँ। मेरी बात पर यकीन करो, मेरी आंखों में देखो। सच्चाई मेरी आंखों में है, मेरे दिल में है। इसकी बातों से लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। इंसान इतना अच्छा भी नहीं होता जितना बनने की कोशिश करता है। ये जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। मुझे इसकी हाँ में हाँ मिलाकर सच का पता लगाना होगा। ठीक है ईशान, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक दिन का वक्त दो ताकि मैं अपने लिए कुछ नए कपड़े और साड़ी ले आऊँ। बिना अच्छी पोशाक के मैं विवाह कैसे कर सकती हूँ? ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। तुम कल इसी वक्त तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है राधा, चल। ईशान वहां से चला जाता है। राधा को अब यकीन हो गया था कि मधु किसी मुसीबत में है। वो तुरंत घने जंगलों की ओर निकल पड़ती है। चलते चलते वो एक पुरानी गुफा के पास पहुंचती है, जहां एक अघोरी बाबा तंत्र साधना में लीन थे। आओ पुत्री, आओ आओ, बताओ इस भयानक जंगल में तुम्हारा आना कैसे हुआ? बाबा, मैं अपनी सहेली मधु की तलाश में आई हूँ। मुझे शक है कि मेरे प्रेमी ईशान ने उसके साथ कुछ गलत किया है। वे कहाँ है बाबा? क्या आप बता सकते हैं? तुम्हारी सहेली एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है पुत्री। वो एक ऐसे काले दरवाजे के पीछे की विचित्र दुनिया में कैद हो गई है जहां से निकलना नामुमकिन है। और अब वो पाखंडी ईशान तुम्हें भी इस दुनिया में कैद करना चाहता है। क्या आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। सुनो ध्यान से। ईशान की प्रेमिका को उस काले दरवाजे की दुनिया के सेवकों ने जबरदस्ती उठा लिया था। ईशान अपनी प्रेमिका को वापस लाने उस दुनिया में गया, परंतु तब तक उसकी पत्नी अपनी चतुराई से उस दुनिया की मल्लिका बन चुकी थी। अब उसने ईशान के साथ वापस आने से इनकार कर दिया। ईशान उसे फिर से पाने के लिए हर सुंदर लड़की को ले जाकर उसके कदमों में डाल रहा है, ताकि उसकी प्रेमिका उन सुंदर स्त्रियों से जलन महसूस कर उसके पास लौट आए। हे ईश्वर, इसमें मेरी बेगुनाह सहेली की क्या गलती है? बाबा, मुझे मेरी सहेली सही सलामत चाहिए। बताइए, उसे बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तभी अघोरी अपनी झोली से एक अंगूठी निकालकर राधा को दे देता है। ओम बगड़ बम बगड़ बम बगड़ बम। ये लो, ये अंगूठी ले जाओ पुत्री। ये बहुत ही कठिन तप करने के बाद मैंने धारण की है। जैसे ही ये तुम अंगूठी लेकर उस काले द्वार के अंदर जाओगी तो वहां जितनी भी काली शक्तियां होंगी वो सब इस अंगूठी में समा जाएंगी। उसकी ऊर्जा से तुम्हें एक ऐसी शक्ति मिलेगी जो हर किसी को नहीं मिलती। इसने जो किया वह बहुत गलत किया। मैं उन सबको सबक सिखाऊंगी और अपनी सहेली को सही सलामत वापस लाऊंगी। इतना कहकर राधा वो अंगूठी लेकर वहाँ से निकल पड़ती है।
कई घंटे सफर करने के बाद वो घने जंगलों के बीच पहुंच जाती है, जहां पहले से ही वो बूढ़ी औरत खड़ी थी। लौट आओ, तुम्हारे पिता को भी मैंने आखिरी चेतावनी दी थी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और आज तुम भी वही कर रही हो। नहीं, मुझे अपने पिता का सच जानना है और अपनी सहेली को बचाना है। मैं पीछे नहीं हटूंगी। जैसे ही राधा उस काले द्वार के नजदीक जाती है, एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। आखिरकार तुम आ ही गई। तुम्हारे माता पिता जिन्होंने इस दुनिया की सेवा की और इसे शक्तियां प्रदान की, आखिरकार उनकी बेटी यहाँ आ ही गई। राधा उस द्वार के अंदर चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक महल दिखाई देता है। अच्छा, तो ये वही महल है जिसके अंदर उसने मधु को कैद किया है। मैं उसे आजाद करूंगी। तभी पीछे से ईशान आ जाता है। मैं अपनी अंदरूनी शक्ति से तुम्हें देख रहा था और तुम खुद ही इस दुनिया में आ गई। चलो, अब तुम्हें भी मैं उसके कदमों में सौंप दूंगा और उसे हासिल करके ही रहूंगा। तुम इतने नीचे गिर जाओगी ईशान, मैंने कभी नहीं सोचा था ये। अरे बस बहुत हो गया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चलो, अब तुम यहाँ से चलो। चलो, अरे चलो तुम, चलो चल, चल। ईशान जबरदस्ती राधा का हाथ पकड़ लेता है और उसे हवेली के अंदर ले जाता है, जहाँ मल्लिका माया बैठी थी। राधा को देख मधु चिल्लाती है, मुझे बचा लो राधा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। चिंता मत करो मधु, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। अचानक राधा के हाथ की अंगूठी से तेज रोशनी फैलती है और आसपास की काली ऊर्जा उसमें समाने लगती है। राधा के शरीर में एक अजीब सी ताकत आ जाती है। ये कैसी अंगूठी है और ये ऊर्जा कैसी? हाँ, ये कैसे हो सकता है? तुम ये लेकर इस दुनिया में कैसे आ गई? ये क्या? अब मुझे तुम्हारा पूरा सच पता था और अब तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम लोगों को धन चाहिए था ना, अब तुम दोनों इस दुनिया का एक श्रापित धन बनकर रह जाओगी। यही मेरा श्राप है। देखते ही देखते ईशान और माया धीरे धीरे खजाने के रूप में बदलने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मल्लिका बनने के कितने नजदीक थी, ऐसा नहीं हो सकता। एक तेज रोशनी फैलती है और दोनों खजाने के ढेर में बदल जाते हैं। तभी मधु भागते हुए राधा के पास आती है। राधा, जल्दी चलो, हमें इस दुनिया से बाहर जाना है। चलो, चलते हैं। राधा और मधु एक दूसरे का हाथ थाम लेती हैं। अचानक एक तेज रोशनी फैलती है और वो दोनों उस मायावी दुनिया से बाहर निकलकर वापस घने जंगलों में आ जाती हैं। मधु, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। राधा, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। मैं तुम्हें ऐसे कैसे कुछ होने देती? उन लोगों ने जो पाप किया उसकी सजा उन्हें मिल गई, पर मेरे माता पिता वे हमेशा के लिए उस दुनिया में चले गए। मैं उनके बिना इतना बड़ा जीवन कैसे जीऊंगी? राधा, तुमने मेरी जान बचाई है और मुझे नया जीवन दिया है। आज से हम दोनों सिर्फ सहेलियां नहीं बल्कि सगी बहनें बनकर एक साथ अपना जीवन बिताएंगे। क्या सच में मधु? हाँ राधा, चलो आज से हम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं। फिर दोनों सहेलियां वहाँ से वापस अपने गांव आ जाती हैं और एक दूसरे का सहारा बनकर खुशी खुशी रहने लगती हैं।